दोस्तों नमस्कार। तकरीबन 35 बरस हो गए भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बने हुए, लेकिन संयोग देखिए इन 35 बरस के भीतर में भारत में नशे का कारोबार बढ़ता चला गया। न सिर्फ बढ़ता चला गया बल्कि दुनिया के बाजार को टक्कर देने लगा। समूची दुनिया में तकरीबन 30 लाख करोड़ का कारोबार ड्रग्स से जुड़ा हुआ है और भारत में सबसे बड़ा कारोबार दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में यहीं पर होता है। इसका कारोबार है तकरीबन 10 लाख करोड़ का और कहा गया था कि ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है उसको रोक देगी एनसीबी, लेकिन बरस दर बरस बीतते चले गए। इस देश में कारोबार बढ़ता चला गया, उसका उपयोग बढ़ता चला गया और एक के बाद एक जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए तो वो डराने वाले थे। भारत के भीतर में पैसा आ रहा था, चकाचौंध आ रही थी, नशा का कारोबार बढ़ते चला जा रहा था, लेकिन एनसीबी के दायरे में कभी भी ऐसे लोग पकड़ में नहीं आए जिससे यह कहा जा सके कि वह कौन सा सिंडिकेट है जो अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से या दुनिया के दूसरे देशों से भारत में ड्रग सप्लाई करता है। उस सिंडिकेट पर हाथ डालने की परिस्थिति एनसीबी की बीते 35 सालों में कभी हो नहीं पाई। लेकिन इस दौर में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम की परिस्थितियां लगातार पनपती रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में अगर उपयोग बढ़ता चला गया तो भारत में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कन्विक्शन रेट जो है वो सबसे कम है। आज इन बातों का हम जिक्र कर क्यों रहे हैं? जिक्र करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश की अदालतों को कम से कम एक बार हर उस ऑर्गेनाइजेशन की कुंडली देखनी चाहिए जिसको लेकर उसका जन्म हुआ है और उसके बाद से क्या उसने उसी क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं। सवाल यह नहीं है कि मौजूदा वक्त में कुछ हो रहा है तो उसे माफ कर दिया जाए। सवाल यह है कि यह ताना बाना सिर्फ अपनी पहचान, अपने रुतबे, अपने दायरे और अपनी परिस्थितियों को विस्तार देने के लिए तो इस देश में नहीं होते हैं। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जब किसी भी देश में ड्रग्स का कारोबार 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चला हो सालाना, तो ऐसे में किसकी कितनी कमाई होती होगी। और इस देश के भीतर में मनी लॉन्ड्रिंग भी जब ड्रग्स के कारोबार से जुड़ जाती हो तो हमें लगता है कि आज एक केस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यह केस दरअसल एक क्रूज में मारे गए छापे को लेकर है और उस छापे में 11 लोगों को पकड़ा गया। 11 में से 3 लोगों को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया, इसका कोई पुख्ता सवाल और पुख्ता जवाब आज तक निकल कर नहीं आया। जो एनसीबी की टीम गई वो सामान्य तौर पर कुछ लोगों को अपने साथ रखती है जिससे यह आरोप ना लगे कि किसी भी हालत में एनसीबी जानबूझ के कार्रवाई कर रही है। लेकिन संयोग ऐसा कि जो 2 लोग चेहरे सामने आए उसमें से एक बीजेपी का पदाधिकारी और दूसरा बीजेपी के करीबी नेताओं से करीबी रखने वाला। और इन सब के बीच राज्य सरकार जो कह रही है और केंद्र सरकार यानी देश के गृह मंत्रालय के तहत जो एनसीबी का अपने तौर पर बयान और टिप्पणियां हैं वह केंद्र के हक में है। और मौजूदा वक्त में हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की पटती नहीं है। तो क्या भारत के भीतर में कानून ऐसे ही चलता है? भारत के भीतर में वह नौकरशाह या वह अधिकारी अपने बॉस की आंखों में तभी चढ़ेगा जब वो बॉस के अनुकूल काम करने लगेगा। और भारत में बॉस का मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं जो सत्ता में होते हैं। तो आइए जरा इन पन्नों को आज टटोल लिया जाए। बड़े महत्वपूर्ण पन्ने हैं ये, क्योंकि आज जब सुनवाई शुरू हुई अदालत के भीतर में, और ये पहली सुनवाई नहीं थी। पहली सुनवाई 3 तारीख को होती है, दूसरी सुनवाई 4 तारीख को होती है, तीसरी सुनवाई 7 अक्टूबर को होती है, चौथी सुनवाई 8 अक्टूबर को होती है, 5वीं सुनवाई 11 अक्टूबर को होती है और छठी सुनवाई 13 अक्टूबर यानी आज, और 7वीं सुनवाई कल होगी। तो कल भी हम लोग हो सकता है 12 बजे जुड़ जाएं या इस देश को एक नई खबर सुनने को मिल जाए कि दरअसल जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें वाकई जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्योंकि जिन 3 लोगों को छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ा गया बिना किसी कार्रवाई के, बिना उन पर किसी आरोप को लगाए हुए, इस सारी परिस्थितियों को लेकर अदालत को इन चीजों को देखना परखना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो आज अदालत में हुआ उसमें सबसे बड़ी बात है कि नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो जो है भारत का, वो क्या कहता है। उसने बहुत साफ तौर पर 2 बातों का जिक्र किया। उसने कहा कि आरोपी अचित कुमार और शिवराज हरिजन ने आरोपी आर्य खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की और आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसके ठीक पैरेलल में कहा
दरअसल आर्यन खान बड़ा प्रभावशाली है और यह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, और इस सबूतों से अगर छेड़छाड़ की जाएगी, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा, तो आर्यन खान कितना प्रभावी है यह तो एक अलग बात है। उस बात पे हम आए उससे पहले एक दूसरा कमेंट सुन लीजिए जो एनसीबी की तरफ से दिया गया कि आर्यन खान विदेश के कुछ लोगों के संपर्क में थे जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा बना हुआ है। इस लिहाज से उसको यानी इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात को भी आज इससे जोड़ दिया गया। और इसमें एक दूसरी बात का जिक्र बार बार होते रहा कि आपने जिसे गिरफ्तार किया उसके पास से कुछ मिला या नहीं मिला। इस बात का जिक्र हर हियरिंग में निकल कर आया और हर हियरिंग के बाद यही कहा गया कि मसला कुछ मिलने का नहीं है, सवाल तो उस साजिश का है जो चैट की जाती है कोडवर्ड के जरिए, और चैट जब की जाती है तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के मातहत होती है। जो ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा जो एनसीबी के दायरे में आता है उसके अपने प्रोसेस में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसको ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना है, और उसमें खास तौर पर जहां ड्रग सप्लाई हो रही है ड्रग के साथ उसको पकड़ना है। और हमेशा आज तक यानी बीते 35 बरस में एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र बार बार किया है कि हमने कितनी बड़ी तादाद में कौन सा ड्रग्स पकड़ा है, उसकी कीमत कितनी है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की एनसीबी अब कैसे दखल दे रही है और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर कैसे काम करती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि जो बात जिक्र की जा रही है उसमें भारत के उस क्रूज में से जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो सवाल अदालत के भीतर उठ रहे हैं वो सारे के सारे सवाल उस दिमाग की उपज है जो दिमाग कहता है कि कुछ साजिश है, कुछ इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ जुड़ाव है, कोडवर्ड है, और इसी के जरिए हम सिंडिकेट तक पहुंच सकते हैं। 2 नाइजीरियन का नाम भी लिया गया, और भारत के भीतर का एक अनूठा सच है, नाइजीरियन का नाम जैसे ही आता है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ आता है। दिल्ली में मौजूदा वक्त में लगभग 172 नाइजीरियन अलग अलग दौर में बीते 2 बरस के भीतर पकड़े गए, और उसमें से लगभग 18 नाइजीरियन जेल में भी है। यही स्थिति मुंबई की है, यही बेंगलोर की है, यही जम्मू की है, यही चंडीगढ़ की है, यही अहमदाबाद की है, और यही पटना की भी 3 नाइजीरियन पकड़े गए हैं। सवाल अब फिर इसके आगे का आता है, क्या सिर्फ नाइजीरियन नाम के शब्द अदालत को बताया जा रहा है कि यह एक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का हिस्सा था जिस पे हमने पहली बार पकड़ बना ली है, या फिर इस देश के भीतर में जो शख्स प्रभावी होगा और अगर वो सत्ता के साथ नहीं खड़ा होगा और राजनीतिक सत्ताएं जब अपनी राजनीति को साधने के लिए किसी तरह का कोई टकराव कर रही होगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, तो अधिकारी ये चाहेगा कि अपनी बॉस के अनुकूल ऐसी परिस्थिति को बनाया जाए जिससे वह खुश हो जाए। तो क्या वाकई एनसीबी के मौजूदा अधिकारी यही कर रहे हैं? क्योंकि इन 35 सालों की तमाम रिपोर्ट्स को जब आप परखना शुरू कीजिएगा तो उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि हम औसतन कितना कुछ पकड़ते चले आए, इस देश के भीतर में कहां कहां क्या क्या उपजाया जाता है, चाहे वो ओपीएम का जिक्र हो, चाहे वो पॉपी का जिक्र हो, चाहे कैनबियास प्लांट का जिक्र हो, ये सारी चीजें की जाती है। हमें लगता है कि इसके साथ एक चीज आज आप और समझ लीजिए पहले, इस केस पर आने से पहले एनसीबी का अगर सबसे बड़ा आंकड़ा 2017 का निकल के आता है तो उसके इर्द गिर्द आप उससे पहले चले जाइए और उसके बाद चले जाइए। 2551 केजी अफीम उसने पकड़ी 2017 में। इससे पहले का टोटल अगर एवरेज निकालना शुरू कीजिएगा तो वो तकरीबन 1700 केजी का एक एवरेज निकलता है, इतना वो हर साल पकड़ते हैं। हीरोइन जो है 2116 केजी, उसका जब एवरेज निकालिएगा तो तकरीबन 1200 केजी एवरेज इस दौर में निकल कर आएगा। 3,25,000 केजी गांजा पकड़ में आया। गांजा इस देश के कितने इलाकों में होता है वह लगभग 8 राज्यों के हिसाब से अगर देखना शुरू कीजिए तो लगातार गांजा का प्रोडक्शन बढ़ते चला गया है भारत में इसी दौर में जब एनसीबी थी। 3,218 केजी चरस पकड़ा गया 2017 में, और कोकेन जो है वो लगभग 69 केजी पकड़ा गया। औसतन जब देखिएगा तो लगभग 52 केजी बरस दर बरस पकड़ने की परिस्थिति में निकलकर चीजें आएंगी। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि जो लोग इसका उपयोग करते हैं उनकी तादाद, खुद एनसीबी के पास डाटा है, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग भारत के ऐसे हैं जो इसका उपयोग करते हैं।
उस 1.5 करोड़ लोगों की एक अपनी क्लास बना ली गई है क्या, या उनके बीच जाने की परिस्थितियां एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है क्या? यहीं से आर्यन खान और शायद उनके पिता शाहरुख खान के जिक्र करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव शाहरुख खान का है। भारत के भीतर में शाहरुख खान शायद इस राजनीतिक सत्ता के अनुकूल नहीं है क्या, या फिर क्या वो मौजूदा महाराष्ट्र सरकार ने समझ लिया कि अगर ऐसी परिस्थितियां इस देश में बन रही है जहां पर राजनीति साधने के लिए इस देश की ब्यूरोक्रेसी भी काम करती है, तो फिर क्यों नहीं सीधे तौर पर खुल के सामने आ जाए। और एनसीपी ने वहां पर, जो महाराष्ट्र में सरकार है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, इस गठबंधन के तहत एनसीपी के नेता जो हैं नवाब मलिक, उन्होंने जो 3 बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे पहले कभी किसी केस में ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया गया। पहली बात, एनसीपी यानी नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे तरीके से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, उन्होंने नेताओं के नाम बता दिए। दूसरी परिस्थिति, जो एनसीबी ने पकड़ा है, वहां पर जिन लोगों को पकड़ा उसमें जो 11 ही लोग को क्यों पकड़ा यह भी नहीं बता पाए, और 11 लोगों में 3 लोगों को छोड़ क्यों दिया, वह भी बीजेपी से जुड़े हुए क्या, यह भी सवाल उठकर आ गया। और तीसरा बड़ा सवाल है, क्या यह वाकई शाहरुख खान सरीखे प्रभावशाली व्यक्ति के जरिए भारत के समाज के भीतर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई मैसेज है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ मुफ्ती भी कहती हैं, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती अपने तौर पर कहती है अगर खान नाम ना होता और वह शाहरुख खान का बेटा ना होता तो इस तरीके से जांच नहीं चल रही होती। यानी ध्यान दीजिए, भारत में जांच एजेंसी और भारत की पॉलिटिक्स, ये दोनों परिस्थितियां इस तौर पर जुड़ चुकी है कि जांच एजेंसी की हर पहल पॉलिटिक्स के साथ चलेगी तो वह जिंदा रह पाएगी, नहीं तो फिर उसमें अधिकारियों का तबादला इधर उधर हो जाएगा, और अगर वो सत्ता के अनुकूल होगी तो उसका प्रभाव होगा। एनसीबी जो है वह इस देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। मौजूदा वक्त में शिवसेना की सत्ता है महाराष्ट्र के भीतर में, और शिवसेना से 36 का आंकड़ा अपने तौर पर ना सिर्फ बीजेपी का है बल्कि 36 का आंकड़ा माना जाता है कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे का भी रहा है, कोई आज से नहीं रहा है, 2014 के चुनाव से रहा है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में अब पहले से तय किया जाता है कि इस व्यक्ति को दायरे में लाना है? आप कहेंगे ऐसा सवाल आप क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है तो एनसीबी काम तो कर ही रही है, यकीनन कर रही है, इसमें बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 6 हियरिंग हो गई और 6 हियरिंग के दौर में 2 ही बातें निकल कर आई कि आर्यन खान के पास ड्रग नहीं था, वह चरस ले रहा था, इसका जिक्र कर दिया गया। दूसरी तरफ बार बार कहा गया कि यह इंटरनेशनल सिंडिकेट और इंटरनेशनल रैकेट्स के साथ उसके जुड़ाव हैं। इंटरनेशनली तौर पर जुड़ाव शाहरुख खान के हो सकते हैं, उनका प्रभाव हो सकता है, और यह मैसेज शायद पूरे बॉलीवुड के लिए हो सकता है। लेकिन बॉलीवुड को भी किस रूप में राजनीति और सियासी तौर पर बांटा गया है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात यहां पर समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में जो रेवेन्यू की कमाई होती है वो सबसे ज्यादा शराब से होती है। यानी शराब भी ड्रग ट्रैफिकिंग के हिस्से में उस प्रोसेस में आता है जहां पर एनसीबी बनाई गई, लेकिन धीरे धीरे इसको लीगलाइज किया गया और यह दुकान में मिल जाता है। अभी भारत में कोकीन नहीं मिलता है, भारत में अभी वो जीप पर चुभा के जो नशा कर लिया जाता है वो नहीं मिलता। अमेरिका में ओपनली मिल जाता है, वहां पर लाइसेंस है। लेकिन भारत की अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अगर आप पहले समझना चाहिए तो इस रूप में समझ लीजिए कि भारत में सालाना रेवेन्यू कमाई जो है वो तकरीबन 2,68,203 करोड़ रुपए सिर्फ शराब से रेवेन्यू है इस देश के भीतर में। महाराष्ट्र का अपना रेवेन्यू जो है वह हर साल का तकरीबन 17,477 करोड़ का शराब बेचने से स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है, लगभग 31,500 करोड़ पिछले साल का उसका रेवेन्यू है। यानी इस देश में 2 मॉडल काम करते हैं। एक मॉडल, जब आप उसको लीगलाइज कर देते हैं तो उससे रेवेन्यू की कमाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और उसकी कमाई के लिए गवर्नमेंट पॉलिटिकल वे में वर्क करती है। चूंकि हमने सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश का ले लिया, 31,500 करोड़ रुपए शराब से रेवेन्यू होती है कुल देश के 2,68,000 करोड़ में से। तो एक सच और जान लीजिए, वह उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, वह शराब का लाइसेंस बांटती है और लाइसेंस के जरिए रेवेन्यू बढ़ाती है।
उसमें आप मायावती को भी रख सकते हैं, उसमें आप अखिलेश को भी रख सकते हैं, उसमें आप योगी को भी रख सकते हैं। एक डाटा दे दें, इसके बाद इस केस पर हम तुरंत आ जाएंगे। मायावती के 5 साल के काल में लगभग 3,621 शॉप्स शराब के लाइसेंस बांटे गए और रेवेन्यू बढ़ गया 4,191 करोड़ रुपए। इस दौर का रेवेन्यू बढ़ा। अखिलेश यादव के दौर में 2,566 नए लाइसेंस दिए गए शराब के और इसके जरिए रेवेन्यू बढ़ गया 4,490 करोड़। योगी काल में 2,076 लाइसेंस बांटे गए अभी तक और उससे रेवेन्यू बढ़ गया 4,252 करोड़। आज की स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में 27,352 शराब की दुकानें हैं लाइसेंस वे में और कमाई है 31,500 करोड़ रेवेन्यू की। पूरे देश में शराब की दुकानें इस देश के भीतर में जो है वह तकरीबन 5.5 लाख शॉप चलते हैं लाइसेंस के साथ। दिल्ली जैसी जगह में भी 850 दुकानें हैं जो कि लाइसेंस के साथ प्राइवेट वे में आप कमाइए, खाइए, कीजिए। यानी ड्रग जो है, उस ड्रग के जरिए कमाई अगर समूची दुनिया का कारोबार 30 लाख करोड़ का है और भारत के भीतर में वो 10 लाख करोड़ को छू चुका है, तो इसका मतलब है भारत दुनिया में ड्रग्स को लेकर सबसे बड़ा अड्डा है। और उस दौर में भारत में जमीन पर प्रोडक्शन, वैसे गांजा का और उपजाना या बाकी उसका डाटा भी दिया है। खुद ही एनसीबी इस डाटा को बताती है कि हमारे यहाँ कितना किस रूप में चीज़ें उपजाई जाती है। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं अदालत को इन बातों को रीड करना चाहिए और एनसीबी से पूछना चाहिए कि महाराज इस देश के भीतर में जो ओबीएम उपजाया जाता है, जब आपको बनाया गया था उस समय सिर्फ 2 ही राज्य थे और उस समय खपत जो थी और आज की तारीख में वो खपत कितनी बढ़ गई है यह भी बताना चाहिए। और आप करते क्या हैं? क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि ओपीएम हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल, कर्नाटक, इन तमाम जगहों पर होता है। आप इससे समझ लीजिए कि 98 का डाटा एनसीबी देती है कि जो पॉपी प्लांट होता है वो 333 एकड़ में उपजाया जाता था। आज की तारीख में वो बढ़ते बढ़ते 2,560 एकड़ में हो गया। जो कैनबिस प्लांट होता है वो 627 एकड़ में उपजाया जाता था 1998 में। आज बढ़ते बढ़ते ये 5,620 एकड़ में। सरकार के ही आंकड़े हैं। यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, उस पैसे के जरिए उगाही बढ़ रही है और इसी प्रोसेस में ये देश चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्रूज पे रेव पार्टी थी, सवाल है कि हर दिन और हर फ्राइडे नाइट के बाद जो पुणे और नासिक का हाल है, जो मुंबई से सटे हुए हैं, वहां की परिस्थितियों को भी अगर टटोला परखा जाए तो उसमें कोई खान मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। किसी सेलिब्रिटी को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन एनसीबी के सामने इस देश के भीतर में लगभग उसके अपने मुख्यालय जहां पर हैं, जहां जहां इनके दफ्तर खुले हुए हैं, वहीं वहीं पर अगर वो छापा मारने की शुरुआत कर दे तो यकीनन भारत के भीतर में कई तरीके से उसको कब्जे में लिया जा सकता है, जिसको लेकर वो लगातार खोज रही है कि हम किस रूप में खोजें। क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, इन जगहों से जो हीरोइन, कोकीन, मॉर्फिन आती है, इसके ड्रग्स का कारोबार सिर्फ बीते 10 साल के भीतर में 14 गुना अफीम बढ़ गया और 455% इनका उपयोग भारत के भीतर बढ़ गया। रुकता क्यों नहीं है ये? अब दोबारा लौटिए इस केस को लेकर। इस केस में सिर्फ 3 बातों पर एनसीबी टिकी हुई है। एक, आर्यन खान के कोई ना कोई संपर्क और उसकी जो चैट है वह कहीं ना कहीं उस सिंडिकेट से जुड़ती है जिस सिंडिकेट को पकड़ने के लिए एनसीबी को बनाया गया है। उस चैट के कोडवर्क को वो डिकोड करना चाहती है, इसीलिए वो कह रहे। दूसरी बात, उसका आर्गुमेंट है कि चूंकि यह एक, शायद जो कहने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान का मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी एक पहचान है। भारत के भीतर भी वह, उसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। बॉलीवुड के भीतर उसका अपना कारोबार और उसकी अपने व्यक्तित्व तौर पर जो उसका नेटवर्थ है वो किसी भी बॉलीवुड के नायक से बड़ा है। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति जब अपने आप में एक बिजनेस मॉडल के साथ खड़ा हो जाए और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर परिस्थितियों को प्रभावित करने में लगा हो, तो वैसी परिस्थिति में अगर उसके परिवार का कोई शख्स कटघरे में आता है तो उसको साथ सौदेबाजी हो सकती है, उसके साथ बार्गेनिंग हो सकती है, उसको थ्रेट दिया जा सकता है, उसको आने वाले वक्त में किस दिशा में जाना है यह बताया जा सकता है।
क्या ये सारी परिस्थितियां एक साथ चल रही है? अगर आप नवाब मलिक के हिसाब से समझिए, या फिर महबूबा मुफ्ती के मिजाज से समझिए, या राजनीतिक तौर पर समझिए, तो फिर आपके सामने 3 मैसेज निकल कर आएंगे। इस देश के भीतर में वैसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश सत्ता अपने तौर पर करती है, क्योंकि 2014 के बाद लगभग 94 सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस के घर पर ईडी पहुंची, आईटी की रेड हुई। उसके बाद उसमें से सिर्फ 6 लोग पे हाथ ही कुछ निकल पाया, लेकिन वह भी छूटे हुए हैं, किसी के हाथ में कुछ नहीं आया। यानी ईडी और आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है? नया एनसीबी जुड़ गया है, जो नैर्कोटिक्स डिपार्टमेंट है वो जुड़ गया है। तो क्या ये माना जाए इस पूरे प्रोसेस में 2-3 बातें खुले तौर पर हो रही है इस देश के भीतर में। राजनीतिक सत्ता के अनुकूल इस देश की सेंट्रल एजेंसी काम करेगी। उस राजनीतिक सत्ता के खिलाफ अगर स्टेट खड़ा है तो वहां पर स्टेट के मंत्री खुले तौर पर उस एजेंसीज का विरोध करेंगे। और इन सब के बीच जो पूंजी का पूरा प्रभाव होगा, वह पूंजी का प्रभाव इतना जबरदस्त होगा कि उसके जरिए अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने की स्थिति में कोई ब्यूरोक्रेट भी आ सकता है, कोई अधिकारी भी आ सकता है, कोई जांच एजेंसी भी आ सकती है। क्योंकि 1985-86 में जब शुरू किया गया था एनसीबी, तब इसमें काम करने वाले लोग तो सिर्फ 25 थे। आज की तारीख में इसमें 1001 लोग कर्मचारी काम करते हैं, यानी 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका हेडक्वार्टर है, जो हम आपसे जिक्र करना चाह रहे थे। अगर वो उन्हीं जगहों पर कार्रवाई शुरू कर दे और सिर्फ उन जगह पे जहां जहां इसके दफ्तर खुले हुए हैं, उसको सिर्फ अदालत यही टास्क दे दे कि जहां आपके दफ्तर हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, आपको वहां पर पुलिस की मदद मिल जाएगी, आप छापे मारिए और वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग के उपयोग को रोक डालिए। अब आप सुनिए कौन कौन सी जगह पर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी और पटना। इन जगहों पर एनसीबी के दफ्तर काम करते हैं और इन जगहों पर भारत के भीतर में जो 10 लाख करोड़ का पूरा कारोबार सालाना जो डाटा निकल कर आता है, उसमें से लगभग 8 लाख करोड़ यहीं पर खेल होता है। क्यों चल रहा है ये खेल? अदालत को ये पूछना चाहिए, और पूछना इसलिए चाहिए क्योंकि आखिर में मकसद तो इस देश में ड्रग के ऊपर प्रतिबंध लगाने का ही है ना। क्योंकि लाखों की तादाद में ड्रग से मौतें हो जाती हैं और लाखों की तादाद में लोग ड्रग को उस देश के भीतर में उसको शून्यता में ले जाते हैं, यानी उनकी उपयोगिता इस देश को डेवलपमेंट को लेकर खत्म हो जाती है। और खास तौर से युवा पीढ़ी उसकी गिरफ्त में चलती चली जा रही है। और युवा पीढ़ी के भीतर भी नया एक डाटा निकल कर आया, ये बहुत हैरान करने वाला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, जो पंजाब पे अपने तौर पर जब काम कर रही थी कि पंजाब में जब उड़ता पंजाब का जिस दौर में चल रहा था पिछले इलेक्शन के दौर में 2017 में, तो उसने रीड करना शुरू किया। वहां की एक कमेटी ने रीड किया। उसने बताया कि भारत के भीतर में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसमें लोगों के पास ना तो काम है ना रोजगार है, और रोजगार ना होने के बाद वह किन परिस्थितियों में जाते हैं, और सबसे सस्ते तौर पर जो नशा उपलब्ध होता है और लंबे वक्त तक नशे में वह खोए रह जाते हैं, उसकी तादाद पंजाब के भीतर से कहीं ज्यादा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जोधपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी और जम्मू तक में हो चली। अब आप क्या बोलेंगे? यह अगर एम्स का डाटा है, तो इन सारी परिस्थितियों में सवाल सिर्फ इतना है, यह हर कोई समझ रहा है, जान रहा है कि जिस सिंडिकेट को पकड़ना चाहिए वहां एनसीबी हाथ क्यों नहीं डाल पाती है। और जिस सिंडिकेट से जोड़कर आर्यन को लेकर सवाल उठा रही है, उसमें सवाल यही है कि उनके पिता शाहरुख खान है। और इस देश के भीतर में राजनीतिक सियासत ने भारत में किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा है और इस देश के मुसलमानों को हाशिए पर ढकेल दिया है, यह भी कोई छुपा हुआ सच नहीं है। यह सब कुछ आंखों के सामने है। तो क्या वाकई इस केस के जरिए 3 बातें निकल कर आ रही है? केंद्र की राजनीति हर उस परिस्थिति को अपने दायरे में लेकर आएगी जो उसके खिलाफ है। सियासत के अनुकूल इस देश की जांच एजेंसी काम करेगी, जिससे वह आगे बढ़ सके, उसके अपने अधिकारियों का मान सम्मान अपने बॉस की नजरों में ऊपर हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, जो लोग प्रभावित, जो प्रभाव डालते हैं, जिनका समाज में एक रुतबा है, जिन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से अपने क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म के जरिए ही आगे बढ़े हैं, वह कम से कम इस सत्ता का साथ दें, अन्यथा उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।